everyone, I hope you all are good. Welcome to my channel शिफाली ऑनलाइन क्लासेस. दिस इज शिफाली सिंह और मैं आज आप लोगों के लिए लाई हूँ एक न्यू वीडियो जिसका टॉपिक है काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 बिजनेस लॉ सब्जेक्ट का पार्ट है. बिजनेस लॉ का सब्जेक्ट आप बीकॉम में, बीकॉम ऑनर्स में, सीए, सीएस इन सब कोर्सेज में पढ़ते हैं. मैं आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पे ऑलरेडी 2 वीडियोस प्रोवाइड करवा चुकी हूँ. अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो मैंने उनका लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उन्हें जाके ज़रूर देखिए. सेकेंड वीडियो तो आप ज़रूर देखिएगा क्योंकि उसमें मैंने आपको छोटी छोटी टर्म्स जो बिजनेस लॉ की होती हैं उनके बहुत सारे मीनिंग्स जो हैं वो समझाए हैं और काफ़ी आप लोगों के उनसे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे. तो चलते हैं काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की तरफ. सबसे पहले आता है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. तो आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को कौन कौन से टॉपिक्स के बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हो, इसमें हम ये पढ़ेंगे. जिसमें सबसे पहले है वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कि कॉन्ट्रैक्ट कितना वैलिड है. सेकेंड आएगा फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट आपका फॉर्म कैसे हुआ है इसके बेसिस पे होगी क्लासिफिकेशन. और लास्ट आएगा हमारा परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग होता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कैसे कर रहे हैं, इसके बेसिस पे आप कॉन्ट्रैक्ट को क्लासिफाई करेंगे. सबसे पहला टॉपिक है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी. वैलिडिटी के बेसिस पे यहाँ पे हमारे पास 4 कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं जिसमें से फर्स्ट है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, सेकेंड इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, थर्ड इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एंड लास्ट वन इज इलीगल कॉन्ट्रैक्ट. तो सबसे पहले पढ़ते हैं कॉन्ट्रैक्ट को. सो एज पर द सेक्शन 2 clause H of the Indian Contract Act 1872 an agreement that is legally binding and enforceable by law. यहाँ पे ध्यान दीजिए, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जो लीगली बाइंड हो सके और जो एनफोर्सिएबल बाय लॉ हो. एनफोर्सिएबल का मीनिंग मैंने आपको सेकंड वीडियो में भी समझाया था. एक तरीके से एक ऑब्लिगेशन है. आपको पता है कि जब आप लॉ के सामने इसे प्रेजेंट करेंगे तो लॉ इसमें कोई ना कोई जस्टिफिकेशन ज़रूर देंगे. ठीक है. सो यहाँ पे वो होता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. अब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमारे पास कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं जिन्हें क्वालिफाई करना ज़रूरी है. अगर आपको चेक करना है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या नहीं है तो आपको उसके लिए यहाँ पे एसेंशियल एलिमेंट्स को ध्यान रखना पड़ेगा. तो देखते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है. एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 10 के अंडर आते हैं. देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट, दैट मीन्स ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. मैंने आपको एग्रीमेंट के बारे में भी बहुत अच्छे से बताया था. ऑफर होती है, एक्सेप्टेंस होती है. तो अगर ऑफर और एक्सेप्टेंस है इसका मतलब वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है. सेकंड आता है लीगल पर्पस. तो लीगल पर्पस का मतलब है कि आप जिस वजह से आपका जो पर्पस है वो लीगल होना चाहिए, वो इलीगल नहीं होना चाहिए, तब जाके वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा. नेक्स्ट है हमारे पास लॉफुल कंसिडरेशन. लॉफुल कंसिडरेशन का मीनिंग क्या होता है. कंसिडरेशन का मतलब होता है आप जो भी इन रिटर्न, 2 पार्टीज अगर आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं तो वो एक दूसरे से इन रिटर्न क्या चाहती हैं, तो उसके लिए जो भी कंसिडरेशन हो वो लॉफुल होनी चाहिए. नेक्स्ट है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट. कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग होता है दैट जो भी पार्टीज इसमें इन्वॉल्व हैं वो इतनी केपेबल होनी चाहिए कि वो कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकें. दैट मीन्स जो पर्सन, 2 पार्टीज जो भी होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, वो ना तो ल्यूनेटिक होनी चाहिए, ना ही अनसाउंड माइंड की होनी चाहिए, ना ही माइनर होनी चाहिए. माइनर के केस में एक एक्सेप्शन ये आ जाती है कि अगर माइनर का गार्जियन अगर वो अलाउ कर देता है और वो उसके बिहाफ पे किसी दूसरी पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है तो वो पॉसिबल है. ओके. नेक्स्ट आता है यहाँ पे हमारा कंसेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. कंसेंट टू कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग है कि अगर आप किसी को प्रपोजल दे रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट करने का तो वो जो पर्सन एक्सेप्ट करेगा उसकी प्रॉपर कंसेंट होनी चाहिए. देयर मस्ट बी अ म्यूचुअल कंसेंट. दोनों पार्टीज हाँ करेंगी तब जाके कॉन्ट्रैक्ट बनेगा. नेक्स्ट है लॉफुल ऑब्जेक्ट. जैसा हमने यहाँ पे पढ़ा दैट देयर मस्ट बी अ लॉफुल कंसिडरेशन. जो भी आप कंसिडरेशन ले रहे हैं एक दूसरे से वो लॉफुल होनी चाहिए. वैसे भी आपका जो ऑब्जेक्ट है जिसके बेसिस पे आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो भी लॉफुल होना चाहिए. नेक्स्ट है सर्टेनिटी. दैट मीन्स आपको पता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट पक्का हो जाएगा चाहे फ्यूचर में ही क्यों ना हो, जो आपने एक दूसरे से प्रॉमिस किया है. तो ये होती है सर्टेनिटी. तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो सर्टेन होना चाहिए. नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस. पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस का मीनिंग होता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट
प्रॉपर तरीके से परफॉर्म हो जाएगा, पूरी पॉसिबिलिटी है इसके परफॉर्म होने की, इसी को कहते हैं एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. सेकेंड लास्ट इज द मटेरियल मस्ट नॉट हैव बीन एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड. दैट मीन्स आप जो भी मटेरियल लॉ के अंडर ले रहे हैं, जो भी उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो वॉइड नहीं होने चाहिए. वॉइड का मीनिंग हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं. लास्ट है यहाँ पे लीगल फॉर्मेलिटी शुड बी ऑब्लाइज्ड. तो ये हमें पता ही है कि जो भी हम काम करेंगे वो लीगल फॉर्मेलिटी के अकॉर्डिंग ही करेंगे. तो लीगल फॉर्मेलिटी को तो आप अलग कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि यहाँ पर बिजनेस लॉ की बात हो रही है, और जब लॉ की बात हो रही है तो लीगल फॉर्मेलिटी को यहाँ पे इग्नोर नहीं कर सकते. साथ में ये ध्यान रखना है कि लीगल फॉर्मेलिटी में से कुछ भी वॉयलेट भी नहीं होनी चाहिए. सो दीज वर द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. नेक्स्ट देखते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. सो एज पर सेक्शन 2 क्लॉज J ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, a contract which ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable. That means अगर एक कॉन्ट्रैक्ट आप लॉ के सामने पेश करना चाहते हो कि आपको इस बात पे जस्टिफिकेशन चाहिए, लेकिन अगर आपको जानबूझ के ऐसा करना पड़ रहा है, ओके, जैसे कि यहाँ पर लिखा है दैट दिस मेक्स ऑल दोज कॉन्ट्रैक्ट दैट आर नॉट एनफोर्सेबल बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ एज वॉइड. मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो वैलिड हो सकता था लेकिन किसी वजह से वो वैलिड नहीं हो पाया, वो हो जाता है हमारा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. इसे हम अच्छे से समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं. अमर एग्रीज टू पे बिरजू अ सम ऑफ ₹20,000 आफ्टर 4 years. ओके, तो अमर ने बिरजू को कहा है कि वो उसे आज से 4 साल बाद 20,000 रुपीज देगा अगेंस्ट अ लोन ऑफ ₹10,000. तो आज लोन लिया होगा अमर ने बिरजू से, तो उसने कहा कि आज जो मैं तुमसे 10,000 पे लोन ले रहा हूँ, 10,000 का लोन ले रहा हूँ, 4 years बाद मैं तुम्हें 20,000 रुपीज दे दूंगा. अब अमर डाइज ऑफ नेचुरल कॉज इन 4 years. किसी वजह से, किसी नेचुरल कॉज की वजह से अमर जो था उसकी डेथ हो गई. अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड रहा नहीं फिर, क्योंकि उनमें से एक पर्सन ऐसा है जो अभी जिंदा ही नहीं है, एंड बिकम्स वॉइड. और ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया बिकम्स वॉइड ड्यू टू द नॉन एनफोर्सिएबिलिटी ऑफ द एग्रीड टर्म्स. मतलब नॉन ऑब्लिगेशन हो गई यहाँ पे, एक पर्सन अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर पाया किसी वजह से. इसीलिए यहाँ पर लिखा था अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सिएबल बाय लॉ. जिसे आप एनफोर्स करवाने की कोशिश कर रहे हो वो वॉइड हो जाता है अगर वो एनफोर्स ना हो सके तो. ओके, नेक्स्ट देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट. वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है एज पर सेक्शन 2 क्लॉज I ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज देयरटू but not at the option of other or others is a voidable contract. That means अगर दो पार्टीज उसमें इन्वॉल्व हैं तो कोई एक ही पार्टी है जो उसमें अपनी मर्जी से गई है, या फिर कोई ऐसी कंडीशन हो गई है जिसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता होता रह गया और ये वॉइडेबल बन गया. देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट. अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. तो जैसा कि मैंने बताया वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही है, आपको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही लगेगा. ध्यान दीजिए मेरी बात पे, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही लगेगा. बट इन अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एट लीस्ट वन ऑफ द पार्टीज हैज टू बी बाउंड टू द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. बिल्कुल, दोनों में से कोई एक पार्टी जो हो उसे टर्म्स पे रहना पड़ेगा. अगर वो टर्म्स पे नहीं रही तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई है. अब देखिए एग्जाम्पल के लिए, एब्सेंस ऑफ फ्री कंसेंट. दो पर्सन ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया जिसमें से किसी एक पर्सन की फ्री कंसेंट नहीं थी, मे बी उसे फोर्स किया गया हो ऐसा करने के लिए. तो अगर फ्री कंसेंट नहीं है, तो हमने पढ़ा था वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में कि कंसेंट होनी चाहिए दोनों पार्टीज की, बट अगर यहाँ पे एब्सेंस है फ्री कंसेंट की, ध्यान दीजिए फ्री कंसेंट, दैट मीन्स ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है. या फिर एग्रीमेंट बाय कोर्जन, मतलब जबरदस्ती आप किसी से उसकी फैमिली पे कोई बात आ रही है, सपोज करो कि आपने बोला है, या फिर कोई भी XYZ पर्सन है, उसने ये कहा है कि अगर तुम मेरे साथ ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी फैमिली को हार्म कर दूंगा. तो मतलब ये सामने वाले पर्सन के साथ जबरदस्ती हो रही है, कोई पर्सन उसे कोर्स कर रहा है, तो एग्रीमेंट बाय कोर्जन है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. देन किसी ने दूसरे पर्सन के साथ जब कॉन्ट्रैक्ट किया तो वो कॉन्ट्रैक्ट में फ्रॉड था एक तरीके का,
तो फ्रॉड है या फिर मिस रिप्रेजेंटेशन, मतलब जो आपने सामने वाले पर्सन को दिखाया कि एक्चुअली ये कॉन्ट्रैक्ट ये है बट वो था कुछ और, तो दिस इज कॉल्ड मिस रिप्रेजेंटेशन। तो इसकी वजह से भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता होता वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे भी एनफोर्सेबिलिटी पे ही बात आई है कि जब फ्री कंसेंट ही नहीं है तो आप उसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोल ही नहीं सकते हैं। ओके, लास्ट है हमारा इस टॉपिक का इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट एज द नेम सजेस्ट, कॉन्ट्रैक्ट इलीगल है, इसका ऑब्जेक्ट ही इलीगल है। देखते हैं, एन एग्रीमेंट दैट लीड्स टू वन और ऑल द पार्टीज ब्रेकिंग अ लॉ। ध्यान रखिए यहाँ पे लॉ ही ब्रेक हो रहा है क्योंकि नाम ही इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है। सो ब्रेकिंग अ लॉ और नॉट कन्फर्मिंग टू द नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी इज डीम टू बी इलीगल बाय द कोर्ट। बिल्कुल, आप ऐसा कोई काम कर रहे हो जो सोसाइटी की नॉर्म्स को वॉयलेट कर रहा है। एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट्स कनेक्टेड विद एन इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स आर ऑल्सो एनफोर्सिबल बाय लॉ, मतलब आपने अपने इलीगल कॉन्ट्रैक्ट के लिए, किसी पर्सन ने अपने इलीगल कॉन्ट्रैक्ट के लिए रिलेशन में कुछ और एग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट बना दिए, तो वो सब के सब जो भी उसके कनेक्टेड होंगे वो सब इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स हो जाएंगे और एनफोर्सिबिलिटी कुछ रहेगी ही नहीं। नेक्स्ट है ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड। बिल्कुल, ये तो वॉइड ही हो गए हैं एक तरीके से, लेकिन सारे वॉइड एग्रीमेंट्स इलीगल नहीं होते। सारे इलीगल एग्रीमेंट वॉइड हो सकते हैं, बिल्कुल आप उन्हें बोल सकते हो, लेकिन वॉइड एग्रीमेंट तो किसी भी वजह से हो सकता है ना, क्योंकि हमने क्या देखा अमर वाले एग्जाम्पल में, हमने देखा था अगर अमर की डेथ ना हुई होती तो वो बिरजू के पैसे लौटा देता उसे, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, वो नहीं लौटा पाया। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो वॉइड एग्रीमेंट इलीगल हो गया, बट अगर इलीगल एग्रीमेंट है तो वो पक्का वॉइड ही होगा। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं कि एग्रीमेंट टू सेल नारकोटिक्स। अब देखिए यहाँ पे नारकोटिक्स को सेल करने की बात हो रही है जो एक तरीके का ड्रग होता है, तो ऑब्वियसली वो इलीगल है। नेक्स्ट है एग्रीमेंट बिटवीन ए एंड बी टू मर्डर सी। ये नाम से ही पता चल रहा है ए और बी ने आपस में एग्रीमेंट किया। लाइक ए जो पर्सन था उसने बी को कहा कि तुम सी का मर्डर करो, उसके बाद में तुम्हें पेमेंट दे दूंगा जितनी भी तुम्हें चाहिए, तो ये एक तरीके का इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे। ठीक है, वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का टॉपिक फिनिश, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का टॉपिक है। इसके बेसिस पे जब कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है तो फॉर्म होने के बेसिस पे यहाँ पर हमारे पास 3 आते हैं कॉन्ट्रैक्ट। पहला है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, नेक्स्ट इज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, लास्ट इज काजी कॉन्ट्रैक्ट। तो देखते हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या है। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट एज द नेम सजेस्ट, आप इसे एक्सप्रेस करके बताओगे। इफ अ प्रपोजल और अ प्रॉमिस इज एक्सप्रेस्ड बाय लिस्टिंग द टर्म्स इन वर्ड्स। ठीक है, आपने एक्सप्रेस किया है, जैसे मैं आपको ये चीज़ें बता रही हूँ तो मैं वर्ड्स की हेल्प ले रही हूँ और मैं यहाँ पर प्रेजेंटेशन की हेल्प ले रही हूँ, तो इन राइटिंग भी है ये चीज़। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक्सप्रेस करते हो राइटिंग में या फिर ओरली, अगर आप किसी को कुछ बताते हो, कुछ एक्सप्रेस करते हो, देन इट इज सेड टू बी एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट एज लॉन्ग एज इट गेट्स एक्सेप्टेंस फ्रॉम अदर पार्टी। बिल्कुल, आपने किसी को फोन करके कुछ पूछा, ठीक है, उसने अगर उसका रिप्लाई कॉल पे ही दे दिया या फिर बाद में वो पर्सन उसको मैसेज करके कर रहा है किसी भी वे में, तो वो एक एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है। अगर आपने उससे कुछ सेल परचेज की बात करनी है, देन इन अदर वर्ड्स, अगर आपको ये डेफिनेशन में प्रॉब्लम है तो मैंने शॉर्टकट निकाला है दैट इन अदर वर्ड्स द मेन एस्पेक्ट इज दैट द टर्म्स ऑफ द एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट आर क्लियरली स्टेटेड आइदर ओरली और इन राइटिंग। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट का मेन एस्पेक्ट ही ये है, क्योंकि इफ यू आर एक्सप्रेसिंग समथिंग दैट मीन्स आप या तो ओरली बता रहे हो या फिर इन राइटिंग। तो एग्जाम्पल देखते हैं, राखी सेंड्स अ टेक्स्ट फ्रॉम हर फोन टू भारती। तो राखी ने भारती को टेक्स्ट किया है प्रपोजिंग टू सेल हर ज्वेलरी फॉर अ कॉस्ट ऑफ ₹2 लाख। तो राखी ने भारती को कॉल करके कहा कि मैं अपनी ज्वेलरी तुम्हें सेल करना चाहती हूँ 2 लाख पे, तो मुझे 2 लाख रुपीज दे दो, ज्वेलरी ले लो। तो भारती ने कॉल पे रिप्लाई करा कॉल्स राखी एंड एग्रीज टू द टर्म्स ऑफ द प्रॉमिस। तो यहाँ पे एक एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट बन गया, सिंपल। नेक्स्ट इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट पे, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट आर नॉट एक्सप्रेस्ड इन रिटन और ओरल फॉर्म इज एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। बिल्कुल, जहां पर आप किसी चीज के इम्प्लाई होने की बात करते हो, इम्प्लाई का मतलब आप अपने कंडक्ट से, अपने एक्शन से इन चीजों को जब शो करते हो कि आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है,
दैट मीन्स वो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर हो जाता है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, बट आप कोई रिटर्न चीज़ नहीं बता रहे हो या फिर ओरली में कुछ नहीं कह रहे हो। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय इट्स इम्प्लीकेशन। बिल्कुल, अगर वो कंडक्ट हो गया, आपने ऐसा एक्शन कर दिया, दैट मीन्स वो एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है। देखिए काफ़ी ईजी एग्जाम्पल है यहाँ पे, यू बोर्ड अ रिक्शा एंड द ड्राइवर स्टार्ट्स टू ड्राइव। ऐसा ही होता है, आपको कहीं जाना है, आपने एक रिक्शा लिया, ड्राइवर ने स्टार्ट किया और आपको लेके गया। यू टेल द ड्राइवर द एड्रेस, ऑब्वियसली आपने उसको एड्रेस बताया होगा जहाँ पे आपको उतरना है। एंड द ड्राइवर स्टॉप्स एंड यू पे हिम। बिल्कुल, ड्राइवर ने वहाँ पे रिक्शा रोका जहाँ पे आपको जाना था, आपकी डेस्टिनेशन पे, एंड आपने उसको पे कर दिया। अब यहाँ पे ये ऑलरेडी इम्प्लाइड बात है कि अगर आप उसके रिक्शे में बैठ गए हो तो आपको उसे पे करना ही पड़ेगा। तो दिस इज द इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। सो देयर इज एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन यू एंड द ड्राइवर ऑन द अबव स्टेटेड एग्जाम्पल एज द इंटेंट वॉज इम्प्लाइड बाय योर कंडक्ट। बिल्कुल, जो भी आपने किया है वो आपके कंडक्ट से शो हो गया कि आपको उसके रिक्शे में बैठ के कहीं जाना था। यहाँ पे आप उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर रहे थे कि नहीं पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन करो उसके बाद कुछ होगा, तो यहाँ पे इम्प्लाइड थिंग्स हो गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अ काजी कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एग्रीड अपॉन बाय द टू पार्टीज। ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें दो पार्टीज एग्री नहीं करती हैं। फिर कैसा कॉन्ट्रैक्ट है? बट इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय अ कोर्ट ऑर्डर। देखिए यहाँ पे कोर्ट के ऑर्डर से ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में आता है। इसका मतलब क्या है कि जब कोर्ट ने ही यहाँ पर अपनी एग्जिस्टेंस दे दी है, दैट मीन्स दिस इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ। सो इट इज दस एनफोर्स्ड बाय द लॉ विच ऑल्सो क्रिएट्स इट। बिल्कुल, एग्जाम्पल के लिए, a bank mistakenly transfers a large amount of money into your account। तो सपोज करो कि आपका बैंक अकाउंट है किसी बैंक में, ओके आपका अकाउंट है किसी बैंक में। सो उस केस में एक बैंक ने गलती से आपके अकाउंट में कुछ अमाउंट जो है वो ट्रांसफर कर दिया, क्रेडिट कर दिया, जबकि वो अमाउंट आपसे बिलोंग ही नहीं करता था। अब यहाँ पर क्या है? Now there is no written or oral or any sort of agreement between you and the bank, but the money doesn't belong to you। बिल्कुल, यहाँ पर कोई written चीज़ नहीं है या फिर oral नहीं है, but वो money तो आपसे belong करती ही नहीं है। You will have to return the money even if you don't want to। बिल्कुल, आपको वो money वापस करनी ही पड़ेगी चाहे आप वापस करना चाहते हैं या नहीं। अब अगर वो मनी आप वापस नहीं करते, देन द बैंक विल अप्रोच द कोर्ट एंड द कोर्ट विल इशू एन ऑर्डर टू रिटर्न द मनी विच इज बिकमिंग अ काजी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अगर आप नहीं वापस करते हैं तो फिर कोर्ट को बीच में आना पड़ेगा, क्योंकि ये गलती हुई है और आप मनी बिलोंग ही नहीं करती है, तो आपने उस चीज को क्यों किया। ठीक है, तो ये था हमारा काजी कॉन्ट्रैक्ट का टॉपिक, जहां पे हमने फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के टॉपिक्स को भी फिनिश कर दिया है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट जो है ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो क्लासिफिकेशन है यहाँ पे परफॉर्मेंस के बेसिस पे। अब परफॉर्मेंस के बेसिस पे कि आप कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कैसे कर रहे हैं, वी हैव टू कॉन्ट्रैक्ट्स, नेमली एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। आपको दोनों वर्ड्स देखने में ऑलमोस्ट सेम लग रहे होंगे, बट मीनिंग काफी अलग है दोनों का। ठीक है, तो चलते हैं एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट की तरफ। सो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? A contract which has already been performed in is an executed contract। बिल्कुल, सो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होता है? जो ऑलरेडी परफॉर्म हो चुका है, नाम में ही एग्जीक्यूटेड है, जो पहले से ही एग्जीक्यूट हो चुका है। सो इन मोस्ट एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट्स द प्रोमिसेस आर मेड एंड देन इमीडिएटली कंप्लीटेड। बिल्कुल, आप एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट्स में मोस्ट ऑफ द प्रोमिसेस जैसे ही बनते हैं वो वैसे ही कंप्लीट हो जाते हैं। तो इसमें किस तरीके के एग्जांपल्स आएंगे? बाइंग ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज यूजुअली फॉल्स अंडर दिस कैटेगरी। तो अगर हम कुछ भी सामान खरीदने के लिए जाते हैं किराना स्टोर पे या फिर ग्रोसर के पास, तो वहां पे जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो होते हैं एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। सो एग्जाम्पल के लिए, व्हेन अ ग्रोसर सेल्स अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ राइस टू अ बायर। ठीक है, so it is an executed contract as both the parties have completed their obligation। then in case इसमें यहाँ पे क्या है कि एक ऐसा ग्रोसर जिसने राइस सेल किया है बायर के पास, तो ये एक एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि यहाँ पे दोनों पार्टीज ने ऑलरेडी अपनी अपनी ड्यूटीज परफॉर्म कर दी हैं।
इंस्टेंट ड्यूटी परफॉर्म की है, उसके लिए पहले कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था। जब प्रॉमिस लिया गया, जब बायर ने कहा कि मुझे इतना क्वांटिटी ऑफ राइस चाहिए, वैसे ही ग्रोसर ने दे दिया और बायर ने उसको पे कर दिया, तो यहाँ पे ये एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट आते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे। सो इन एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट द कंसिडरेशन इज आइदर द प्रॉमिस ऑफ परफॉर्मेंस और एन ऑब्लिगेशन। ध्यान दीजिए, एग्जीक्यूटरी है, दैट मीन्स अभी परफॉर्म हुआ नहीं है। इन सच कॉन्ट्रैक्ट्स द कंसिडरेशन कैन ओनली बी परफॉर्म सम टाइम इन द फ्यूचर। कभी ना कभी फ्यूचर में परफॉर्म होगा ही होगा। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो फ्यूचर में आपको पता है परफॉर्म होगा और कंसिडरेशन भी फ्यूचर में ही दी जाएगी, तो उस केस में यहाँ पे क्या है, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट होता है। इन अदर वर्ड्स, a contract which has to be performed in future is an executory contract. Example के लिए देखते हैं, when Gagan promises to Mohit to teach him maths from the next month, Mohit in consideration promises to pay ₹1000 per month to Gagan. तो गगन ने मोहित को ये कहा कि मैं तुम्हें नेक्स्ट मंथ से मैथ्स पढ़ाऊंगा एज ए ट्यूशन। तो मोहित ने कंसिडरेशन में क्या कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें नेक्स्ट मंथ से ही पर मंथ जब तक तुम मुझे पढ़ाओगे ₹1000 पे करूंगा एज योर फीस। सो दिस इज द एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि इसमें पहले से बात हो चुकी है और आफ्टर 1 मंथ की जब बात हो रही है तो ऑब्वियसली वो फ्यूचर की बात है, एज द टर्म्स आर येट टू बी कैरिड आउट। ध्यान दीजिए, अभी टर्म्स पूरे नहीं हुए हैं, दे आर येट टू बी कैरिड आउट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। तो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग हमें समझ आ गया है, बट यहाँ पे एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स 2 टाइप्स के होते हैं, जिसमें पहले टाइप होता है यहाँ पे यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट एंड अनदर वन इज बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट्स। तो यूनिलेटरल का मतलब क्या है, आप यूनिलेटरल में यूनी पे ध्यान दीजिए, यूनी मीन्स वन साइडेड। So these are one-sided contract which usually comes into existence when only one party makes a promise. बिल्कुल, जब एक पार्टी ने अपनी तरफ से प्रॉमिस कर दिया है तो वो वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। बाइलेटरल में ऑब्वियसली यहाँ पे बाय लिखा है, दैट मीन्स देयर आर टू साइडेड कॉन्ट्रैक्ट्स वेयर बोथ द पार्टीज एग्री टू द टर्म ऑफ द एग्रीमेंट एंड दस एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब यूनिलेटरल में एक ही पार्टी है, उसने प्रॉमिस कर दिया है तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया। बाइलेटरल में 2 पार्टीज इन्वॉल्व हैं, जिसमें दोनों पार्टीज ने कहा है कि ये काम फ्यूचर में हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं यूनिलेटरल का सेकंड पॉइंट है दैट परफॉर्मेंस इज ड्यू फ्रॉम वन पार्टी। बिल्कुल, क्योंकि एक पार्टी ने प्रॉमिस करा है तो ऑब्वियसली परफॉर्म भी सिर्फ वही पार्टी करेगी, तो उस केस में एक ही पार्टी यहाँ पे इन्वॉल्व है, उसी की परफॉर्मेंस रहती है। बाइलेटरल के केस में परफॉर्मेंस इज ड्यू फ्रॉम बोथ द पार्टीज, तो दोनों पार्टीज उस काम में इन्वॉल्व है, तो इसलिए दोनों पार्टी की तरफ से परफॉर्मेंस रहती है। यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट्स के केस में देखा जाए तो एग्जाम्पल है, Bhumi lost her backpack on the metro, so she decided to announce a reward of ₹1000 to anyone who finds and returns her bag with all its contents. तो भूमि ने कहा कि मेरा बैग खो गया है, तो उसने जाके ऑब्वियसली मेट्रो में जो भी लोग एडमिन स्टाफ में होते हैं उनके पास जाके उन्होंने कहा होगा कि मेरा बैग खो गया है, तो वहां से उसने अनाउंस किया दैट जो भी पर्सन मेरा बैग मुझे सारे कंटेंट, मतलब उसके अंदर जो भी उसका पर्स या जो भी उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी उसे लाके देगा उसे मैं ₹1000 दे दूंगी। सो यहाँ पर ध्यान दीजिए, भूमि ने अपनी तरफ से प्रॉमिस कर दिया है कि अगर उसका कोई बैग लाके दे देगा तो ₹1000 दे देगी। नाउ हियर इज ओनली वन पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, नेमली भूमि। सो इफ समवन फाइंड्स एंड रिटर्न्स हर बैग देन शी इज ऑब्लिगेटेड टू पे द रिवॉर्ड। बिल्कुल, अगर किसी ने सच में उसका बैग लाके दे दिया उसके सारे डॉक्यूमेंट्स उसके पर्स के साथ, सो उस केस में वहां पे भूमि को उसको पे करना ही पड़ेगा, वो फिर मना नहीं कर सकती है। देन बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट के केस में एग्जांपल देखते हैं, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ अ हाउस। तो अगर 2 पर्सन इसमें इन्वॉल्व है, एक को घर खरीदना है और एक को घर बेचना है, सो बायर ने क्या करा, बायर ने कहा ठीक है मुझे ये घर खरीदना है, बायर ने अपनी तरफ से एक डाउन पेमेंट दे दी है। डाउन पेमेंट क्या होती है, सपोज करिए घर काफी महंगा है, वो एक बारी में पे नहीं कर सकता ऑब्वियसली, तो उसने क्या करा, अभी कुछ अमाउंट दे दिया है जो दोनों के बीच में नेगोशिएट हुआ होगा कि इतना अमाउंट आप पहले दे दो, उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ हायर परचेज उस केस में उसे उस घर की पोजेशन मिल जाएगी। अब यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा है, डाउन पेमेंट तो पे कर दी एंड एग्रीज टू पे द बैलेंस एट अ फ्यूचर डेट। उसने कहा मैं आज डाउन पेमेंट पे कर रहा हूँ, बाकी का बैलेंस में फ्यूचर डेट, कोई डेट होगी उस पे कर दूंगा।
या फिर मैं पर मंथ आपको इतना पे कर दूंगा, तो वो उनके बीच में जो भी डिसाइड हुआ होगा। नाउ द सेलर गिव्स पोजेशन ऑफ द हाउस टू द बायर। अब यहाँ पे पोजेशन वर्ड पे ध्यान दीजिए, लॉ में ये छोटे छोटे वर्ड्स ही काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। पोजेशन का मीनिंग होता है कि घर अभी उसके नाम नहीं हुआ है, हाँ वो उस घर को यूज कर सकता है। घर उसके नाम कब होगा, टाइटल कब दिया जाएगा, यहाँ पर लिखा है ना पोजेशन ऑफ हाउस टू द बायर, तो दे दिया सेलर ने, बट एग्रीज टू डिलीवर द टाइटल अगेंस्ट द स्पेसिफाइड सेल प्राइस। दैट मीन्स जब बायर पूरी पेमेंट कर देगा, डाउन पेमेंट तो कर दिए तो पोजेशन ले लो, ठीक है आप इसको यूज कर लो, लेकिन जब तक पूरी पेमेंट नहीं करेगा तब तक पेपर्स पर उसका नाम नहीं होगा। इसे हम लॉ की लैंग्वेज ओनरशिप कहते हैं। तो पोजेशन मिल जाती है डाउन पेमेंट पे, बट ओनरशिप नहीं मिलेगी। ओनरशिप का मतलब है कि उस घर पे उसका नाम नहीं होगा, उनके पेपर्स पे उस पर्सन का नाम नहीं होगा, टाइटल नहीं दिया जाएगा। तो ये था यूनिलेटरल और बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट का डिफरेंस। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब तो करना मत भूलिएगा। आपको पता है मैं आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आती हूँ। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं, बाकी जो जनरल कंटेंट पे एंड जनरल इन्फॉर्मेशन पे मैंने डाली है, उसे भी आप चैनल पे जाके ज़रूर देखिए, आपके कहीं ना कहीं वो काम ज़रूर आएगी। साथ ही अगर आपने मेरा टेलीग्राम का चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, देन लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको मैं जो कॉमर्स रिलेटेड वीडियोस एंड जो पीडीएफ्स बनेंगी इनकी, वहाँ पे मैं वो प्रोवाइड करूँगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड, स्टे सेफ एंड बाय।